बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। गैल्वेनोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज़ टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। ये किसी सर्किट में से गुज़रने वाले करंट को जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सिंपल मकसद ये है कि हम चेक करते हैं कि आया इस सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। तो अब करंट की मेजरमेंट के लिए तो हम एमीटर को यूज़ करते हैं, लेकिन करंट की डिटेक्शन के लिए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि करंट पैदा हो रहा है या नहीं है, या करंट सर्किट के अंदर मौजूद है या नहीं है, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल ये है कि अ करंट कैरिंग कॉयल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉयल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एज सून एज करंट पासेस थ्रू इट। जब एक करंट कैरिंग कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये करंट कैरिंग कॉयल उस वक्त तक अपने ऊपर टॉर्क को महसूस करती है जब तक इसमें से करंट गुजरता है। यानी आप ये समझ लें कि जब इस कॉयल को, ये जो रेड कलर की कॉयल मैंने यहाँ पर शो की है, जब इस कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और जैसे ही इस कॉयल में से करंट गुजरता है तो करंट के गुजरने की वजह से इस कॉयल के ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स की वजह से एक फोर्स इधर लगती है, एक फोर्स इधर लगती है, वो कपल बनाती हैं, टॉर्क बनाती हैं, और इसकी वजह से ये कॉयल घूमती है। इसके घूमने की वजह से इसके ऊपर यहाँ पर हमने अमूमन एल्युमिनियम का एक पॉइंटर अटैच किया होता है, वो भी घूमता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है वो करंट था। अगर करंट ना हो तो कोई भी करंट इसमें से पास नहीं करता। यानी इसकी दो प्रॉब्स होती हैं, हम उन प्रॉब्स को सर्किट में लगाते हैं और उन दो तारों को जब हम सर्किट में लगाते हैं, अगर करंट आए, ये वाली साइड जो है इधर से करंट आता है, फिर इधर घूमने के बाद जितनी भी इसकी टर्न्स हैं, ऐसे घूमने के बाद इस साइड से जो है वो स्पाइरल से करंट चला जाता है। ये करंट लीड है, यानी करंट के आने का रास्ता है, और ये करंट के जाने का रास्ता है। तो अगर करंट सर्किट के अंदर हुआ तो डेफिनेटली वो, जब हम इन वायरों को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो करंट इन वायर्स में भी आ जाएगा और इनके ऊपर टॉर्क लगेगा, और उसका फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था NIBA cos अल्फा। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको पढ़ सकते हैं बिना cos अल्फा। तो टॉर्क एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका प्रिंसिपल है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन जो है, ये यू शेप मैग्नेट होता है। ये मैग्नेट जो है वो यू शेप्ड है, कनकेव शेप्ड जो है वो इसकी दोनों साइड्स होती हैं। कनकेव का मतलब इस तरह, जिस तरह आप ये मेरे हाथ देख रहे होंगे, इस तरह इसकी दोनों साइड्स होती हैं, अंदर से खोखली, अंदर की तरफ बेंड हुई हुई हैं, ये कनकेव शेप्ड होती हैं। अगर आप में से कभी किसी ने ये बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनको तोड़ा हो तो उनमें उसकी जो मोटर है, जो इलेक्ट्रिकल टॉयज़ होते हैं उनकी मोटरों में भी कनकेव शेप मैग्नेट जो है वो यूज़ होते हैं। ये इस तरह की शेप होती है, ये अंदर से ऐसे ये कनकेव हुए होते हैं, ये मैग्नेट अंदर से ऐसे कनकेव हुआ होता है। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? ये इसका एल्युमिनियम का पॉइंटर है, ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ये कॉयल है, ये सारा ये जो ब्राउन से कलर से शो की गई है, ये कॉयल है, कॉपर की बनी होती है। एनामेल्ड का मतलब होता है ये तय बतय, यानी कॉपर को ऐसे लपेटा होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर कॉयल के ऊपर। और ये कॉयल है, और इसके साथ साथ ये जो है जिसके ऊपर ये कॉयल लपेटी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, इसको हम एल्युमिनियम का फ्रेम कहते हैं। ये एल्युमिनियम का फ्रेम है जिसके ऊपर कॉपर की तार को तय बतय लपेटा हुआ है। और इसके अंदर ये जो है, ये सिलेंडर जो आपको नज़र आ रहा है, ये आयरन का है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर। सॉफ्ट आयरन को हम सॉफ्ट क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर ऐसे मटेरियल्स जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएं उनको हम कहते हैं कि सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। तो आयरन की ये खूबी है कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये खुद भी मैग्नेट बन जाता है टेम्परेरी तौर पे। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। क्यों बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था बिना कॉज अल्फा, उसमें बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी उतना इस कॉयल के ऊपर टॉर्क ज़्यादा लगेगा और उतना ये
कॉयल ज़्यादा घूमेगी। जब ये कॉयल घूमेगी तो उसके घूमने की वजह से ये जो इसके ऊपर पॉइंटर अटैच है वो भी ज़्यादा घूमेगा और डिफ्लेक्शन ज़्यादा देगा। यानी थोड़े से करंट को भी ये सेंस करके ये पॉइंटर जो है स्केल के ऊपर डिफ्लेक्शन शो करेगा, अपनी जगह को चेंज करके ऐसे मूव करके शो करेगा, जिससे पता चल जाएगा करंट है। और ये कनकेव शेप जो है यू मैग्नेट है। इसका इनसाइड ये फर्ज करें नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। ये एल्यूमिनियम का पॉइंटर है। ये वो स्केल है जिसके ऊपर ये निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। और यहाँ पर इसकी अपर साइड पे और लोअर साइड पे जो है वो हेयर स्प्रिंग्स होते हैं। ये स्प्रिंग्स हैं, इनका काम क्या होता है कि जब ये निडल डिफ्लेक्शन शो करती है करंट पे तो वहाँ पर जाकर एक्सट्रीम एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जाकर जितना करंट होता है उसके मुताबिक रुक जाती है। अब जब हम इस गैल्वेनोमीटर की तारों को सर्किट से हटा देते हैं तो इस कॉइल में से गुजरने वाला करंट रुक जाता है। जब करंट रुकता है तो इस पे लगने वाला जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब इस कॉइल को, इस निडल को हम दोबारा पॉइंटर को वापस मीन पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो ऊपर और नीचे वाली साइड पे स्प्रिंग लगाए हुए हैं, ये स्प्रिंग एक्चुअल में ट्विस्ट हो जाते हैं जब ये कॉइल घूमती है पहली दफ़ा। जैसे ये कॉइल घूमती है तो इन स्प्रिंग्स के अंदर जो है वो ट्विस्ट आ जाता है, बल आ जाता है। जिस तरह बच्चों के टॉयज़ को हम चाबी देते हैं उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसी तरह इन स्प्रिंग्स के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब करंट का गुजर इस कॉइल में से रुकता है तो यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो इन स्प्रिंग्स के अंदर स्टोर हुई है वो वापस इस पॉइंटर को मीन पोजीशन के ऊपर ले आती है। तो खैर मैं यहाँ पर जो है वो इसकी मैथमेटिकल जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये एक यू शेप मैग्नेट है। ये इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। ये अंदर से बेंड हुए हुए हैं, कनकेव शेप है, यहाँ पर शो नहीं किया गया, नीचे एक और डायग्राम में इसको शो किया गया। ये एफ वायर जो है वो करंट को लाने का बायस बन रही है इस कॉइल के अंदर, कॉपर की कॉइल के अंदर। और ये जो ई स्पाइरल जो वायर है ये करंट को ले जाने का बायस बन रही है। यानी करंट एक साइड से आ रहा है और एक साइड से जा रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह मैं यहाँ पर कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसको अब थोड़ा सा शो करता हूँ जी। जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि करंट एक साइड से आता है और ऐसे घूम के दूसरी साइड से चला जाता है। यहाँ पर तो कॉइल का एक टर्न दिखाया गया है, लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कॉइल के कई टर्न्स होते हैं। ऐसे आता है, कॉइल घूमती है, ऐसे एक टर्न होता है, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ही दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न। ये सारे कई टर्न्स के बाद कॉइल की जो दूसरा एंड है वो नीचे की तरफ चला जाता है, स्पाइरल की तरफ, स्प्रिंग की तरफ। तो करंट जब इस साइड पे आ रहा है तो आप देख रहे हैं कल हमने पढ़ा था फोर्स लगती है। ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। इस साइड पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, इस साइड पे ये जो साइड है इस साइड पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगेगी। ये फोर्स इस कॉइल को घुमाती है। इसी कॉइल के ऊपर हमने एल्युमिनियम का पॉइंटर अटैच किया होता है जो डिफ्लेक्शन शो करता है कॉइल के घूमने के ऊपर, तो वो करंट की डिटेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये यहाँ पर हमने शो किया है, ये देखें। तो ये वैसे ही कॉइल है, उसके कई टर्न्स हैं, कॉपर एनामेल्ड है, यहाँ पर मीन तय बताया, उसकी कई यहाँ पर टर्न्स हमने दी हुई हैं। तो उसके साथ ये स्प्रिंग जो है इसको जब करंट का फ्लो रुक जाता है तो उसको वापस लाने का काम करता है। तो ये ड्रम जो है डी, ये आयरन का होता है। आयरन का क्यों बनाते हैं मैंने आपको बताया, आयरन इस बी फैक्टर को इनहेंस कर देता है बी, क्योंकि जब बी ज़्यादा होगा तो लगने वाला टॉर्क भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा टॉर्क से हमें क्या फ़ायदा होगा, भी थोड़े से करंट पर भी इतना टॉर्क लग जाएगा कि इस कॉइल को घुमा देगा और उसके ऊपर जो निडल है वो भी घूम जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ये डिफ्लेक्शन दे रहा है और करंट को, थोड़े से करंट को भी ये सेंस कर रहा है, महसूस कर रहा है और बता रहा है कि सर्किट में करंट है। अच्छा, अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, NIBA cos अल्फा। N कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I उसकी अंदर गुजरने वाला करंट है, B उसके ऊपर अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया ऑफ द कॉइल है, कल हमने पढ़ा था cos अल्फा। अल्फा एंगल है बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये प्लेन ऑफ द कॉइल मैंने टॉप व्यू दिखाया मैग्नेट का, ये प्लेन ऑफ द कॉइल मैंने इसको ये ब्लू कलर से जो है वो दिखाया, और ये नॉर्थ और साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रेड लाइनों से शो किया। अब देखें यहाँ पर ये कनकेव शेप बनाने का मकसद क्या है, ये ज़रा समझिएगा।
ये जो प्लेन है इस वक्त ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पे मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। तो अगर प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी तो एंगल 0 बनेगा, अल्फा 0 होगा। अल्फा 0 होगा तो cos 0 के ऊपर यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, cos 0 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देगा जो कि 1 होती है। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी NIBA। इस टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कहते हैं, इसको डिफ्लेक्टिंग कपल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो निडल को डिफ्लेक्ट करने के काम आता है। 4 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो अच्छा, अगर ये कॉइल ये इस तरह प्लेन पड़ा हुआ, ब्लू कलर का जो प्लेन है ऐसे पड़ा हुआ, अगर ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट करता है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये वाली, ये इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। अगर ये रोटेट करके ऐसा आता है, एंगल फिर क्या रहेगा, 0 रहेगा, टॉर्क फिर मैक्सिमम हासिल होगा। अच्छा, अगर ये फर्ज करें ये कॉइल का प्लेन इस तरह होता है तो फिर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके पैरेलल होगी, तब भी अल्फा कितना होगा, 0, और 0 एंगल के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम होगा, हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैक्सिमम आएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कनकेव शेप बनाने का मकसद ये है ताकि हर वक्त ये प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रहे, अल्फा की वैल्यू हर वक्त 0 रहे, और जो लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग कपल है वो हमारे पास मैक्सिमम आए। अच्छा, अभी हमारे पास डिफ्लेक्टिंग कपल आ गया है। कपल में क्यों कह रहा हूँ, टॉर्क क्यों नहीं कह रहा? देखें, जब दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा हो तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट फॉर्म्स अ कपल, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी दो फोर्सेस लगती हैं, एक इस साइड पे लग रही है, एक इस साइड पे लग रही है, तो दोनों इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, डिफरेंट पॉइंट पे लगती हैं एक ही बॉडी के, तो वो कपल बनाती हैं। तो इसलिए ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी है, ये हमारा डिफ्लेक्टिंग कपल भी है। तो ये NIBA के बराबर आया। अब जब ये कॉइल घूमती है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो जो स्प्रिंग है उसके अंदर ट्विस्ट आ जाते हैं, बल आ जाते हैं, उसके अंदर इसके घूमने की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो स्प्रिंग जो है उसकी ये हम रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के? देखें, ये मैंने यहाँ पर शो किया, जो हमारी लैब्स में गैल्वेनोमीटर है उसका स्केल ऐसे होता है, यहाँ पर 0 लिखा होता है, इस साइड पे 10, 20, 30, ये निडल इसकी यहाँ पर है ऐसे पड़ी हुई। जब थोड़ा सा इसकी जो वायर्स हैं हम वहाँ पर लगाएंगे सर्किट में, करंट अगर थोड़ा होगा तो ये निडल डिफ्लेक्शन थोड़ी देगी। ये देखें, मैंने एक डिफ्लेक्शन शो की 10 के ऊपर, ये थीटा है। अच्छा, अगर करंट ज़्यादा होगा जहाँ पर हमने इस गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्स या इसकी वायर्स को कनेक्ट किया है, तो करंट ज़्यादा तो टॉर्क भी ज़्यादा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला बिना है BINA। अगर I ज़्यादा तो टॉर्क भी ज़्यादा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये जो निडल है जो इस तरह बड़ी है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसकी सेकंड पोजीशन यहाँ पर शो की है, ये वाली डिफ्लेक्शन इस निडल की आई है थोड़े करंट के लिए, और ये जो 20 के ऊपर डिफ्लेक्शन मैंने शो की है इसी निडल की, वो आई है ज़्यादा करंट के लिए। अच्छा, अब अगर ये कॉइल, ये जो एल्युमिनियम का पॉइंटर है ज़्यादा रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि करंट ज़्यादा आया। जब ये ज़्यादा रोटेट करेगा तो इसके ऊपर और नीचे लगे हुए जो स्प्रिंग हैं, जो मैंने अभी डायग्राम के अंदर दिखाया है, ये इधर दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये वाले स्प्रिंग, यहाँ पर स्प्रिंग और ये जो यहाँ पर स्प्रिंग है, ये भी ज़्यादा ट्विस्ट हो जाएंगे, ज़्यादा इनमें बल आ जाएंगे। जब इनमें ज़्यादा बल आएगा तो इनमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ही करंट का फ्लो रुकेगा तो ये ज़्यादा वाली एनर्जी दोबारा इस एल्युमिनियम के पॉइंटर को रीस्टोर करेगी। तो हम कह रहे हैं रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। जितना ये थीटा ज़्यादा होगा, स्प्रिंग्स के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी, और उतना वो इस एल्युमिनियम पॉइंटर को वापस लाने के लिए ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा ज़्यादा तो रीस्टोरिंग टॉर्क भी ज़्यादा, थीटा कम तो रीस्टोरिंग टॉर्क भी कम। अब इसमें थीटा जो है वो क्या है? थीटा मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जो है इस एल्युमिनियम पॉइंटर की मीन पोजीशन और जो डिफ्लेक्टिंग पोजीशन है उसके दरमियान बनने वाला एंगल है, ये यहाँ पर मैंने शो किया है। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है C। Here C is constant of proportionality and called torsional couple, और इसको हम कहते हैं torsional couple। ये constant of proportionality है, और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? सस्पेंशन वायर, वो जो लपेटी हुई तार है, स्प्रिंग जिस तार का बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। C की डेफिनेशन क्या है? C की डेफिनेशन सुनेंगे, कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कपल।
सी को हम कैसे कहते हैं, कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कपल। यानी ट्विस्ट कैसे कहते हैं, बल को कहते हैं। स्प्रिंग के अंदर बल होते हैं ना, ऐसे स्प्रिंग के अंदर बल होते हैं। यूनिट ट्विस्ट का मतलब क्या है, एक बल की वजह से जो कपल प्रोड्यूस होता है। देखें स्प्रिंग में कई बल होते हैं, अब उसका हर बल, उसका हर टर्न जो है वो जितना रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उसको हम सी कहते हैं। मैं सी को दोबारा डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, नोट कर लेंगे। कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कपल। कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट, एक बल की वजह से जो रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम सी कह रहे हैं। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम के लिए ये सुई इसकी गैल्वेनोमीटर की इधर थी, करंट आया तो उसने डिफ्लेक्शन शो कर दी। जब करंट का फ्लो रुक गया तो रिस्टोरिंग जो टॉर्क है या रिस्टोरिंग कपल है उसने इनको वापस लेकर आया। अब पहले क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हुआ, मैं अपने लिहाज से बता रहा हूँ, ये पहले मेरे लिहाज से क्लॉकवाइज है, आप लोगों को मे भी एंटी क्लॉकवाइज लग रहा हूँ। तो अगर पहले डिफ्लेक्शन इस तरफ हुई, चले इधर आपको भी क्लॉकवाइज लगेगा, ये पहले 0 से 20 तक डिफ्लेक्शन हुई, ये क्लॉकवाइज टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सा था, क्लॉकवाइज। जब करंट का फ्लो रुकेगा तो ये निडल वापस आएगी, तो कौन सा टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज। तो इक्विलिब्रियम में क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन के मुताबिक जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा रिस्टोरिंग टॉर्क भी उतना ही होना चाहिए। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं ऊपर बिना, या NIAB लिख सकते हैं, कॉस अल्फा 1 हो गया था। और रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, सी थीटा, वो लिख दिया हमने। ये N, A और B, ये तीन चीजें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर जाकर N, B और A इधर डिवाइड कर दी। अब यहाँ पर C भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। तो ये मैं पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें तो आंसर कांस्टेंट आता है। एग्जांपल सुन लें, फॉर एग्जांपल 10 है, 10 को आप 2 से डिवाइड करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 5। 10 एक कांस्टेंट नंबर है, 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। आप एक कैलकुलेटर में करें सॉल्व 5 आएगा, दूसरे पे करें तब भी 5 आएगा, अमेरिका में करें तब भी 5 आएगा, पाकिस्तान में करें तब भी 5 आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 5। इसका मतलब 10 को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कभी चेंज नहीं होगा। 10 भी एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, और इनका जो आंसर आया है 10 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 5 आया है वो भी एक कांस्टेंट है। अच्छा, आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हर दफा आंसर क्या आएगा, 20। तो इसका मतलब दो कांस्टेंट वैल्यूज को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, 20 को भी कांस्टेंट कहेंगे। तो इसी तरह ये C एक कांस्टेंट है, N भी एक कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द कॉइल, जब एक गैल्वेनोमीटर बन जाता है तो उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बढ़ते और कम तो नहीं होते। एक गैल्वेनोमीटर बना के हमने रख दिया, अब ये तो नहीं है कि उसके कुछ टर्न्स जो है वो कुछ देर के बाद फोत हो गए और कुछ रह गए, कुछ जो है वो ख़त्म हो गए, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम ही रहेंगे ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की है, ये भी सेम रहती है। एरिया ऑफ द कॉइल, तो एरिया ऑफ द कॉइल एक गैल्वेनोमीटर बनाकर हमने रख दिया, उसकी कॉइल का जितना एरिया है वो उतना ही रहेगा। ये तो नहीं होगा कि जो है वो कॉइल वक्त के साथ साथ बड़ी हो जाएगी, जैसे हम लोग जो है वो आप लोग बड़े हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो एरिया ऑफ द कॉइल भी सेम, बी भी सेम, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम। तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस कांस्टेंट, आंसर फिर कांस्टेंट आएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू थीटा। कांस्टेंट को खत्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना करंट ज्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो देखें ये जो 10 के ऊपर डिफ्लेक्शन यहाँ पर मैंने शो करवाई है वो करंट कम के ऊपर है, और ये 20 के ऊपर जो डिफ्लेक्शन शो करवाई है वो ज्यादा करंट के ऊपर। तो करंट कम डिफ्लेक्शन कम, करंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो ये इसका एक मेथड था। मैं टाइम देख लूँ ये कितने मिनट का बना है, तो ये 19 मिनट का हो गया। चलें इसके बकिया जो पार्ट्स हैं वो फिर कल इंशाल्लाह मैं जो है वो डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसको देखेंगे, अगर ना समझ आए तो फिर क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।